क्या है, जिसको देख के लिखना है, पढ़ना है, समझना है, वो पढ़ ले। So once again, good evening everyone. Welcome to class. This is the second unit for Kurukshetra University and fifth and third unit topic for ANU and YVU students. So 5.4 and 3.5 of ANU and YVU inclusive education syllabus. That is, the first topic is challenges and prospects in identification and assessment of children in inclusive education, and the second one is the 5.4, that is need for multidisciplinary approach to address the educational needs of children with special learning needs. ठीक है, और कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए है स्कूल रेडीनेस एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सो फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है आपके लिए, क्योंकि बार बार बोला है कि स्पेशल लर्निंग नीड्स, तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का इंट्रो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सी द इंट्रो ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जो पहला क्लास में हमने लिखा था वो पैराग्राफ यहाँ पे पूरा होना चाहिए। ठीक है, पूरा पैराग्राफ यहाँ पे पहले आप लिखेंगे एंड आफ्टर दैट ये पोर्शन आपका स्टार्ट होगा। तो जो बच्चों ने देखा नहीं है तो वो बच्चे पहले देख ले वीडियो में या फिर नोट्स में, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है, यस और नो एक बार बोल दीजिए। इज इट ओके? माइक ऑन करके बोल दीजिए। इज इट ओके? ओके मैम। ओके, देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल रेडीनेस क्या होता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा मैम आपने ये पोर्शन क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल लर्निंग नीड्स हम कैसे बच्चों को देंगे, उसके लिए चैलेंज क्या है। तो चैलेंज पहला हमारा होता है स्कूल रेडीनेस। बच्चों को समझना पड़ेगा हमें, तो बच्चों को समझना पढ़ने से पहले बच्चे कितना रेडी है पढ़ाई के लिए, कितना स्कूल जाने के लिए, वो लिखना पड़ेगा, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। ठीक है, फिर रेडीनेस दो टाइप के होते हैं, सेपरेट कंसेप्ट दो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। द फर्स्ट वन इज द रेडीनेस फॉर स्कूल, रेडीनेस फॉर लर्निंग और रेडीनेस टू लर्निंग। ये इसको एक्सप्लेन करने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, जो स्कूल के लिए मतलब रेडी हैं, पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो उनको कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोला गया ना। तो उन फैक्टर्स को हम देखने से पहले हम यहाँ पे काम करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, रोल ऑफ हेल्थ ऑफ लर्निंग, बच्चों के हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना, उसको समझना, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, फिर एनवायरमेंट ऑफ द क्लासरूम एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है स्कूल ट्रांजिशन। ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा, करिकुलम कैसे चाहिए, सब कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हर तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे डिसकंटिन्यूएशन, फैमिलीज कोऑपरेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द स्टूडेंट। फिर हाउ टू इम्प्रूव द ट्रांजिशन, कैसे आप बच्चों के अंदर आदान प्रदान बोलते हैं ना, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ थिंग को करेंगे बाय विजिटिंग द चिल्ड्रंस होम, बिकॉज यू आर ए टीचर। तो आपके तरफ से उनके लिए रोल क्या रहेगा, बाय एडेप्टिंग प्लेवे मेथड, बाय डेवलपिंग प्रॉपर करिकुलम, बाय हैविंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बुक में ऐसे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, बुक का इंफॉर्मेशन इस बार वेस्ट वैसे आपको मैंने नोट्स में दे दिया है, और मोस्ट ऑफ दी पोर्शन जो है मैंने हैंड रिटन ही कवर किया है। ठीक है, जो आप लोगों को बुक से डायरेक्ट पढ़ना है वो सब आपके जैसे कि हो गए पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, कौन से एक्ट हैं, एक्ट सबको डायरेक्ट आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए, बिकॉज दिस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, अभी इसके बाद आता है सपोर्ट सर्विसेज, क्या हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैंने बहुत बार बोला था कि असिस्टिव डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। तो असिस्टिव डिवाइसेस हमने जैसे यूज़ किए थे, हैंडीकैप बच्चों के लिए कौन सा, विजुअल इम्पैक्ट के लिए कौन सा, हियरिंग इम्पैक्ट के लिए कौन सा, लर्निंग डिफिकल्टीज और मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए कौन सा, सब अलग अलग करके आपको लेना है। तो मैंने बोला था मैं इसका चार्ट बना के दूंगी, तो दिस इज द चार्ट। बहुत छोटा छोटा लिखा है, बट एक ही पेज में मैंने देने को ट्राई किया है कि असिस्टिव डिवाइसेस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, तो हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्या क्या देंगे, असिस्टिव डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्या क्या होगा,
जैसे रोल ऑफ टीचर ऑलमोस्ट सबके लिए सेम, पहले भी बोला था, यहाँ पे भी सेम लिखा है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट मतलब स्कूल लेवल में, वो भी सबके लिए सेम होगा, देखो लिखा गया सेम फॉर ऑल। तो ये दोनों पार्ट सबके लिए सेम, बाकी का यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड असिस्टिव डिवाइसेस सबका अलग अलग रहेगा। जैसे बोला गया था लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सेरेब्रल पल्सी और मेंटल रिटार्डेड, उनके लिए 2 पॉइंट सेम रहेंगे। तो ये आपको जैसे रिकॉल करने के लिए दिया गया है ये चार्ट। आप जब लिखोगे तो चार्ट बना के लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, बट सेम फॉर ऑल मत लिखोगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं। आप क्या करना, बीच में कहीं पे लिखना और सेम फॉर ऑल लिखना, चलेगा, वो भी एक्सेप्टेबल है, बट हर एक पॉइंट पे नहीं चलेगा, एक दो लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो जैसे एसेंशियल रिसोर्स रूम, हम ध्यान देंगे तो हर एक चीज़ पे देंगे, जैसे एमएचआरडी के थ्रू है, रिसोर्स रूम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो रिसोर्स रूम बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स रूम, रिसोर्स टीचर्स, वो क्या क्या करेंगे, कंसल्टेशन, मटेरियल प्रिपरेशन, टीचर, रिसोर्स टीचर के अंडर टीचर रहेंगे, रिमेडियल टीचिंग, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स। फिर आपका आगे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एड्स एंड इक्विपमेंट्स, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्या क्या यूज़ हो रहा है, मैं पहले हिंट दे रही हूँ, डिटेल बताऊंगी। ब्रेली स्लेट एंड स्टाइलस, एबाकस, बुलेटिन बोर्ड, अप्लायंसेस फॉर टीचिंग इंडस्ट्रियल आर्ट्स, tape recorder and cassettes, other teaching aids. For hearing impairment, hearing aids, speech trainer, audiometer, sensory training aid, other material, and for orthopedically material क्या होगा impaired के लिए, उनके लिए छोटा सा दिया गया, and for mentally retarded and learning disabilities ये points है। So first you have to write इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का डायग्राम भी आपको मैंने ड्रॉ करके दिया था कि इंक्लूड कैसे करना है, एक्सक्लूड कैसे करना है, ठीक है, वो दे सकते हो। या फिर एक इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा डायग्राम बताया था, जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था हैंडीकैप्ड बच्चों का, नॉर्मल बच्चे, बॉय गर्ल, सबका हाथ जोड़ते हुए, मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, ऐसा एक ग्रुप बनाया था, वो डायग्राम भी दे देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, स्टार्टिंग पेज में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब है रेडी रहना, तैयार। तो स्कूल रेडीनेस इज सच ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रक्रिया है दैट इज इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस भी है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं, वैसा प्रोसेस है, इन विच ए चाइल्ड और फैमिली और द स्कूल interact in a way for support for the overall development of the child। बच्चे का फैमिली एंड स्कूल सब इंटरैक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्यों करेंगे, बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ही होता है कि कंप्लीट बच्चे का डेवलपमेंट हो पाए, इसीलिए सारे लोगों को, पेरेंट्स, कम्युनिटी, स्कूल, बच्चे, सबको एक जगह जोड़ना है, एक जगह इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्या क्या ओवरऑल डेवलपमेंट ब्रैकेट में लिख दिया गया, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इतने पॉइंट्स को फोकस किया गया कि इतना चीज़ों का डेवलपमेंट चाहिए। रेडीनेस हैज़ 2 टाइप्स और 2 सेपरेट कंसेप्ट, ये ना 2 कंसेप्ट है, इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 कंसेप्ट के साथ। क्या है, पहला बोलता है रेडीनेस फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी होना, पढ़ाई के लिए नहीं, ओनली स्कूल जाना है, स्कूल में खाना है, स्कूल में हम लोग टाइम पास होगा, हमारा विलिंगनेस नहीं है बट पढ़ाई के लिए, ठीक है। चाइल्ड इज़ रेडी टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है, टू गो स्कूल, बट डजेंट हैव एनी विलिंगनेस टू लर्न, कोई चीज़ को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए इच्छा नहीं रखता, वो इच्छा रखता है स्कूल जाएगा, ठीक है। रेडीनेस टू लर्न, किसी चीज़ को मतलब पढ़ना है, सीखना है, स्कूल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना है। ए चाइल्ड इज़ रेडी टू गो और रेडी टू लर्न बट डजेंट हैव एनी विलिंग टू गो स्कूल, उसको जाना पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी, बट पढ़ना उसे बहुत पसंद है, स्कूल जाना पसंद नहीं है बट पढ़ना पसंद है। सो स्कूल रेडीनेस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ कंसेप्ट फॉर मेकिंग द वन साइड कंसेप्ट। स्कूल रेडीनेस क्या होता है ना, स्कूल रेडीनेस का मतलब है दोनों कंसेप्ट को जोड़ना पड़ेगा, जो बच्चे इच्छा नहीं रखते हैं स्कूल जाने के लिए उनमें इच्छा लाना पड़ेगा, और जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहते उनमें पढ़ना
पढ़ने का इच्छा लाना पड़ेगा। तो दोनों कंसेप्ट को मिला के स्कूल रेडीनेस और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कंप्लीट बनेगा। It is defined as a quality that render the child able to adapt the school environment as well as the school curriculum. पता है मतलब ये क्यों रुक जाता है, स्कूल रेडीनेस क्यों नहीं हो पाता है? आइदर स्कूल खराब है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या फिर करिकुलम खराब है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, लचीलापन उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो बाकी बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता। अभी देखो फैक्टर्स, पहले तो मैंने बोला कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में भी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल रेडीनेस में भी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल इन ए चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस। बच्चे का लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली, वाइटल रोल प्ले करता है। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का कंसिस्टेंसी, फैमिली आपको जितना अच्छे से रखते हैं उतना अच्छे से बच्चा पढ़ने को और कुछ करने को चाहता है। बच्चे का लर्निंग प्रोसेस ही फैमिली से स्टार्ट होता है, इवन इफ सोशलाइजेशन प्रोसेस भी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। सो फैमिली इज़ द रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बच्चों को जो सपोर्ट मिलता है, जो इच्छा शक्ति मिलता है, जो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, वो फैमिली ही है, जो हमें आगे जाने के लिए हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं एंड प्रोवाइड्स ए हेल्दी एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। हमें अच्छा, स्वास्थ्यवान और सपोर्टिव, जो व्यवहार लायक हो और जो सहायता दे, ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को हर एक लेवल में देता है। ठीक है, तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि रोल ऑफ हेल्थ ऑफ द लर्नर। ऑब्वियस है, मैंने पहले भी बोला कि आप बहुत बीमार हैं और इसमें आपको पढ़ने के लिए बोला गया, तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। तो रोल ऑफ हेल्थ ऑफ लर्नर, हेल्थ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लर्निंग। बच्चों के पढ़ने में बहुत हेल्प करता है, हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थ एसेंशियल फैक्टर भी है। जब हम हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हम स्कूल विद्यालय जाने को भी इच्छा नहीं रखते, नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। ठीक है, नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, नॉट रेडी टू विलिंग टू गो टू स्कूल ऑल्सो। एग्जाम्पल जैसे इफ ए चाइल्ड हैविंग स्लाइट और मोर हेल्थ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल जैसे सोच लो कि एक बच्चे को थोड़ा या उससे ज़्यादा शारीरिक असुविधाएं हैं, दैट अफेक्ट टोटल एनकरेजमेंट ऑल्सो। मतलब जो बच्चों को एनकरेज नहीं करता है, डिस्करेज कर देता है कि ना, नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चा विलिंग रखता है, इच्छा रखता है बीमार रहने के बाद भी, तो सोच लो उसका एनकरेजमेंट कितना ज़्यादा है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे बस पेट ही दर्द हो रहा है ना, मुझे हल्का सा फीवर ही है, मुझे हल्का सा मेरे में डिज़ेबिलिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हैंडल करूँगा, मुझे हैंडल करना पड़ेगा, मैं इतना छुट्टी नहीं ले सकता। तो ये चीज़ उसमें एक पॉजिटिविटी लेके आती है कि आगे बढ़ के उसको आगे कुछ चीज़ों को ग्रास्पिंग करना है, ग्रिपिंग में लाना है। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस क्या है? नॉर्मली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्कूलिंग। स्कूलिंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, एंड एजुकेशन में भी, फॉर बोथ डिजेबल्ड बच्चे भी एज वेल एज द पुअर चिल्ड्रन में भी, मतलब सबके लिए। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं, गर्ल चाइल्ड्स हैं, या फिर नॉर्मली डिजेबल्ड हैं, तो सबके लिए ये एक प्रॉब्लम है। अगर सपोज़ ये इनका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा नहीं है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि बच्चा इच्छा रखते हुए भी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, बच्चा एजुकेशन नहीं ले सकता। तो पहला और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट, डिसेबल्ड चिल्ड्रन वर नॉट मच सपोर्टेड बाय सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी। इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट नहीं मिलता और उनकी सोसाइटी से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता, डिसेबल्ड जो है, विकलांग है। पुअर चिल्ड्रन जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बस्तियों में रहते हैं, छोटे छोटे बस्ती करके रहते हैं, झुंड में रहते हैं, बंजारा टाइप्स भी बोल सकते हो कि वो लोग जैसे कमाएंगे और खाएंगे, ऐसा है। तो मतलब खाना आया, एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको खाना चाहिए, ऐसा टाइप का। तो वहाँ पे स्कूल जो हम भेजें बच्चों को, कौन सा टाइप का स्कूल होना चाहिए? कॉस्ट फ्री स्कूल, मतलब वहाँ पे कोई पैसा ना लगे। ठीक है, सो कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट चार्ज। अगर मैं इनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने को बोलूँ, तो वहाँ पे तो वो चार्ज ही नहीं दे सकता,
तो वो नहीं जा पाएगा, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पाएगा, कोई रेसिडेंशियल स्कूल्स में नहीं जा पाएगा, तो उनको नॉर्मल स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना चाहिए। तो वो सबसे भी बहुत जगह पे बाधा बन जाता है, क्योंकि हर एक जगह पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं होते। तो एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, अभी क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा रहे वो देखना। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम इन इंक्लूसिव सेटिंग, इंक्लूसिव बोला गया है तो सारे लोग इंक्लूड रहेंगे, एक जगह रहेंगे, एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ेंगे, वैसा। द एनवायरनमेंट, अगर एक ही छत पे एक साथ पढ़ेंगे, द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द स्कूल रेडीनेस। तो एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेगा स्कूल रेडीनेस को, मतलब बच्चों के माइंड को कि हाँ हम स्कूल जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम कुछ सीखेंगे, हम बस मस्ती नहीं और सिर्फ स्कूल नहीं जाना, स्कूल में सीखने के लिए जाना, ऐसा एक इच्छा रखेंगे। ठीक है। या द सोल रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे एकमात्र रोल, अगर इम्पॉर्टेंट रोल है वो टीचर का है, टू प्रोड्यूस सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो कि सहायता प्रदान करे, सबको हेल्प करे। सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ देयर स्पेशल नीड्स, उनके स्पेशल नीड्स में, उनके ज़रूरतों में, उनके जो प्रॉब्लम है, विकलांग है तो उनको जो इश्यूज हो रहे हैं, जो भी कठिनाई है, उसको जैसे सहायता दे उसके लिए तैयार करें। सम अदर पॉइंट्स कुछ कुछ हेल्पफुल होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये स्कूल रेडीनेस के लिए ऐसा लिखा गया, जैसे लैंग्वेज, टीचिंग एड्स, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये 4 चीज़ भी चाहिए। ये 4 चीज़ ना हम कोई भी इंसान को चाहिए होता है। इंसान क्या, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, सबको चाहिए होता है। बोलोगे मैम लैंग्वेज, हाँ यस, बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है ना, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। आप कोई भी प्लांट को अच्छे से ग्रो करते हो तो उससे ना थोड़ा बहुत बात क्या करो अच्छे से, तो देखना वो और अच्छे से ग्रो करता है। ऑब्वियस है, क्योंकि वो लिविंग है। ठीक है। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए तो कोई भी टीचिंग एड्स ना हो, सपोर्टिव एड्स तो चाहिए। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूरत के सामान चाहिए होते हैं। कोई भी चीज़ अगर लिविंग हो, एनिमल्स को भी चाहिए होते हैं, कोई भी चीज़ में अगर जान है तो उसको चाहिए। तो सोचो इन बच्चों को तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि ये स्कूल में है। तो लैंग्वेज, टीचिंग एड, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ये चारों चीज़ चाहिए, वो चाहे डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, तो सबको चाहिए। स्कूल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इज अ वर्ड, ट्रांजिशन मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं मैंने चेंज कर लिया, तो चेंज वर्ड को हम ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, बदलाव लेके आना। तो ट्रांजिशन इज अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द है दैट इज टेकन इन द डिफरेंट वेज, उसको बहुत सारे विद्वान द्वारा बाय डिफरेंट स्कॉलर हम डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। बट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, आई का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन, इट मीन्स करिकुलम। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों को पढ़ाना है सबको एक साथ, एक जगह पे एकजुट करके। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, करिकुलम एंड प्लानिंग, प्लानिंग एंड इट्स सर्विसेज, दैट मीन्स एवरीबॉडी गोज थ्रू इट। करिकुलम को ऐसे बनाओ जहाँ पे हर एक बच्चा इक्वल फील करे, हर एक बच्चे को समानता मिले, अधिकार मिले, असिस्टिव डिवाइसेस मिले, सपोर्ट सिस्टम्स मिले, इतना ही चाहिए। जस्ट लाइक चेंज ऑफ सिचुएशन वन टू अनदर, मतलब सोचो एक सिचुएशन में हो, सडनली दूसरा सिचुएशन आ रहा है, बट यू आर नॉट रेडी बिकॉज योर करिकुलम इज़ नॉट सो फ्लेक्सिबल, वो इतना लचीला नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा पाए। तो सोचो हमें कितनी चीज़ों के लिए रेडी होना है। सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, कम्युनिटी में, थिंकिंग में, ओपिनियन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई होना है। तो करिकुलम बहुत अच्छा सा होना चाहिए, प्लानिंग बहुत अच्छा सा होना चाहिए, ताकि हम कहीं पे भी जाए तो फिक्स हो सके। ठीक है। अभी देखो फैक्टर्स और भी कुछ हैं, जैसे सपोर्ट टू स्टूडेंट। ऑब्वियस है, ये हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स एंड टीचर का कि बच्चों को सपोर्ट करें। डिसकॉन्टिन्यूएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्कूल ट्रांजिशन। अगर सुनो करिकुलम अच्छा नहीं हुआ, बच्चा स्कूल छोड़ देगा, क्या बढ़ेगा, ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज होगा। ड्रॉप आउट रेट, स्कूल छोड़ने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जो बच्चे हैं, अगर उनको लगा कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, वो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज सब भी छोड़ देते हैं। तो ये होता है डिसकंटिन्यूएशन। डिसकंटिन्यूएशन नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक, मतलब बोल सकते हैं इनएबिलिटी, कि इकोनॉमिक कंडीशन में वीक है, सोशल स्टेटस में वीक है, इसलिए स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे, ऐसा नहीं है। कभी कभी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी अगर करिकुलम अच्छा ना रहे तो
हम लोग स्कूल छोड़ते हैं, ठीक है। फैमिलीज कोऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इफ फैमिली इज नॉट सो सपोर्टिव, नॉट सो कोऑपरेटिव, देन हम फेल्यूर ही रहेंगे एवरी टाइम। That is also for the normal student as well as the CWSN, children with the special needs, because every person in this society born when they born they need extra care, extra love, empathy, or extra support by parents, by family, by society. So they need extra information, extra caring, extra guidance, extra directions. That is by family first. ये फैमिली से ही चाहिए। द प्रोग्रेस और फेल्यूर, एक बच्चे में पॉजिटिविटी आएगा या नेगेटिविटी, वो फेल हो जाएगा या पास रहेगा, वो सोलली डिपेंड करता है उसके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर और फैमिली के ऊपर, फैमिली का सपोर्ट के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। फिर ऊपर चलो, दैट इज सपोर्ट टू द स्टूडेंट, ये बोल दिया था। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे बिलीव दैम मोस्ट एंड इट डेवलप्स एंड मोटिवेट देयर स्किल्स एबिलिटीज बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। देखो, हम जितना इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जितना हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस वो कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। जिस बच्चे से पहले 30% कुछ नहीं होता था, अब वो बच्चा 70% कर सकता है अगर हम उन पर भरोसा रखें। उनको हमेशा ये चाहिए होता है कि कोई केयर करने वाला हो, कोई सपोर्ट करने वाला हो। अगर मिल गया, उनको पसंद आ गया, तो वो ऑब्वियस उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सो ये हमारे में एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा एबिलिटीज़, ये नॉर्मल बच्चा हो या डिजेबल बच्चा हो, सब में डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ मस्ट। फिर आता है हाउ टू इम्प्रूव द ट्रांजिशन, कैसे हम बढ़ा सकते हैं ये करिकुलम के द्वारा उत्पाद को, मतलब कितना शिफ्टिंग करें तो उनके अंदर डेवलपमेंट होगा। जैसे बाई विजिटिंग द चाइल्ड्स होम। अभी देखो, जैसे हम टीचर्स हैं और हम बच्चे के घर फ्रिक्वेंटली कभी कभी जाते हैं, ठीक है, कभी कभी घूमने के लिए चले जाते हैं, तो उनको ना बहुत हैप्पीनेस मिलता है कि हाँ, टीचर ने हमें स्पेशल फील करवाया, वी आर वेरी स्पेशल, हम टीचर के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ऑब्वियस टीचर का बात मानेंगे, ऐसा पॉइंट आता है। बाई एडेप्टिंग द प्लेवे मैथड, बच्चों को हमेशा ना स्ट्रिक्ट मत रखो, ठीक है। वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी लेवल का, वो आपके लेवल का क्यों ना हो, बचपन का क्यों ना हो, कोई भी लेवल का हो, प्ले वे मेथड हर लेवल में यूज़फुल नहीं होता, फिर भी कभी कभार खेलते हंसते हुए पढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चा प्ले वे टाइप में, मतलब प्लेफुल वे से लर्न करे। कुछ चीज़ों को ना खेलते खेलते भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से रिमेंबर होता है, रिकॉल होता है। हाँ, बच्चा अगर बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप जिस तरह से पढ़ा लो उसको हेल्पफुल नहीं होगा। अगर बच्चा समझना चाहता है, बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी में रहना चाहता है, तो प्लेवे मेथड उसके लिए बेस्ट है, बिकॉज वो खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ों को सीख लेगा। बाय डेवलपिंग प्रॉपर करिकुलम, तो ये तो लाइन ऊपर ही बोल दिया था। बाय हैविंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ऑब्वियस आजकल का पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना चाहिए सबको। वहाँ पे आप भी फ्यूचर में इंट्रीगेट करोगे, पेरेंट्स को पूछोगे कि घर पे बच्चा कैसा रहता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सोल्यूशन दे, और टीचर भी उसको मतलब हेल्प करेंगे उसमें। पेरेंट्स भी टीचर को भी पूछेंगे कि स्कूल में कैसा रखता है, क्या मेहनत करता है, कितना कर रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम कुछ है, क्या हम उस पर ट्रीटमेंट करें क्या। ना कि ऐसा कि कुछ बुरा हुआ है मतलब सुन के उसको मारना पीटना शुरू करें। हमें पेरेंट्स टीचर को एक साथ कम्युनिटी में रख के काम करना है, ताकि हम बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन दे सकें, ठीक है। अब आगे जाएंगे सपोर्ट सर्विसेज में। सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है पता है? सपोर्ट सर्विसेज होता है कि आपको एक्स्ट्रा, जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं बहुत ही फास्टर वे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक दफ़ा उनको गाइडेंस करने में मज़ा आता है, ठीक है। वन साइडेड अगर देखा जाए तो वो गाइडेंस के लायक है। उनको अगर थोड़ा सा और बता दो तो मे बी जितना वो खुद से लाते और 5% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब सपोर्ट। ये असिस्टिव डिवाइस मतलब कोई डिवाइस या कोई उपकरण, ये ऐसा मत समझ लो। ये डिवाइस हो सकता है कि बच्चों को हेल्प करने के लिए कुछ भी, दैट इज़ मे बी गाइडेंस, दैट इज़ मे बी ए काउंसलिंग, और उसके साथ कोई मटेरियल हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो सकता है, कुछ हेल्पफुल वाली चीज़ें हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा देखो, असिस्टिव डिवाइसेस आर दोज, ASEN वाला मतलब क्या है? स्पेशल एजुकेशनल नीड, स्पेशल एजुकेशनल नीड लर्नर्स। तो असिस्टिव डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच असिस्ट, जो गाइड करता है
किन बच्चों को? जो बच्चों को स्पेशल ज़रूरतें हैं, मतलब एजुकेशनल नीड्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए जिस लर्नर्स को इन गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये चाइल्ड विथ लो विजन, सपोज समझ लो, उदाहरण स्वरूप लेते हैं हम कि एक बच्चे को लो विजन है, वो थोड़ा सा मतलब आफ्टर ग्लास करेक्शन देख सकता है, चश्मा पहनने के बाद वो देख सकता है, बट चश्मा अगर वो खोल दे तो उतना खास देख नहीं पाता, लो विजन है उसको। मे नीड स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा। मैग्नीफाइड ग्लास भी चाहिए हो सकता है, कहीं पे देखो जैसे छोटा छोटा लिखा है तो उस बच्चे को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइड ग्लास चाहिए। और बुक्स चाहिए जैसे बोल्ड प्रिंट हो, बड़े बड़े से प्रिंट हो, डार्क प्रिंट हो, ऐसा नहीं लाइट प्रिंट हो, बड़े बड़े से प्रिंट होंगे। ब्लाइंड चाइल्ड, जैसे सोच लो एक ब्लाइंड बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उन बच्चों के लिए नीड क्या है? ब्रेली बुक्स, ब्रेल चाहिए, ब्रेल बुक्स। ब्रेल समझाया था आपको कि एक जैसे नॉर्मल किताब जैसा ही है, बट उसमें क्या होता है ना, ऊपर में खुरदुरा रहेगा, दाना दाना लगेगा या प्रोट्रूड आउट होता है। जैसे आप अभी ना एक पेज लेना, उसमें अपने पेन से 2-3 ऐसा डॉट डॉट मारना जोर जोर से, तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है ना, होल्स हो जाता है। तो जिस साइड से मारा है उसके ऑपोजिट साइड को टच करो, कैसा लगेगा? खुरदुरा लगेगा, रफ लगेगा, प्रोट्रूड आउट हो गया, उसको ब्रेल बोलते हैं। उस टाइप की चीज़ों को ब्रेल बोलते हैं, जहाँ पे उसी डॉट का जो प्रोट्रूड आउट हुआ है उसको टच कर करके बच्चे लोग ABCD पढ़ते हैं। बच्चे लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ सकते हैं और उसको बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, तो स्टाइलस मतलब लिखने के लिए जो रहता है, स्टाइलस बोला गया। आबाकस, जैसे मैथ्स के लिए यूज़ होता है आबाकस, वो ऐसे आप लोग आबाकस वाले पढ़े होंगे भी। और ऐसा हम एडिशन वगैरह भी समझते थे, राउंड 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 होते थे बीट्स लाइक, तो ऐसा काउंटिंग करने में हमें हेल्प होता था, तो ऐसा स्लेट्स भी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोपेडिकली कोई हैंडीकैप्ड है आपके पास, ऐसे लर्नर्स हैं जो कि ऑर्थोपेडिकल मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो चल फिरने में प्रॉब्लम होता है, तो उनको क्या चाहिए? मे बी आज के टाइम पे तो आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं, जो मतलब फाइबर के पैर हो गए और लकड़ियों के पैर हो गए, तो उनके पैरों के साइज में ला के हम उनको दे सकते हैं, जैसे उन बिना सहारे के भी चल सकते हैं वो लोग। ठीक है, वो स्कूल जा सकते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ फर्नीचर, आज के जैसे फर्नीचर व्हील चेयर हो गया, और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वैसाखी हो गया, ये सब हम दे सकते हैं बच्चों को चलने फिरने में सुविधाएं हो। तो ऐसे ही हम लोग सारे असिस्टिव डिवाइसेस को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जोड़ के उन बच्चों को जो घर पे ही अटक जाते हैं उनको भी हम स्कूल लेके आ रहे हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ताकि जैसे कि हमारे अगर बोलो कि टोटल पॉपुलेशन में कितने बच्चे ऐसे हैं, तो आप ना ढूंढोगे तो 1/3 बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब नियर अबाउट बोल सकते हैं 40-50 करोड़ बच्चे हैंडीकैप्ड तो निकल ही जाएंगे। हैंडीकैप्ड हैं, किसी को पोलियो हुआ है, किसी को डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, बहुत सारे इश्यूज हैं, मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो आजकल घर में सबके पास है। हम में भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, बट हम रिकवरी पॉइंट पे है। बट ये सब चीज़ों में हमें असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, अदरवाइज हमारे पॉपुलेशन का मतलब 1/3% इलिटरेट रह जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, इसलिए। ठीक है, इसलिए ये चार्ट हमें पढ़ना है। ये चार्ट का डायग्राम देख लो पहले बहुत अच्छे से, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको बोला भी था कि टाइप्स एंड यूज़ ऑफ एक्टिविटीज़ जो डिवाइसेस हैं वो सबका मैं एट ए टाइम आपको दूंगी, तो सोच लो ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, इसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें आपके लाइफ में और सब्जेक्ट्स में भी, जैसे मार्क्स आपके ना कटें। ठीक है, तो ये टेबल में हमने पहले विजुअल इम्पैक्ट के लिए रख दिया, तो विजुअल इम्पैक्ट का रीज़न क्या है पहले देख लेते हैं। साइड में कॉर्नर में देखो, उसका कॉज लिखा गया, डिग्री, डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस इन देयर विजन। सो उनके विजन में लॉस है। रेंज आपको पता है क्या क्या था, 6/60 और 20/200 जो फिट का था, वो एक्विटी के अकॉर्डिंग जो रहता है, बस इतना कॉज लिखना है। फिर देखो उसका यूज़ ऑफ इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, ब्रेल, स्टाइलस, लेज़र कैन, सोनिक ग्लासेस, कजवालिस, सो रीडिंग मशीन, ऑप्टाकॉन, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए चीज़ें हो गया। रोल ऑफ टीचर इज कॉमन फॉर ऑल, जैसा हमने सीखा था, तो लास्ट पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग, जैसे कि आ गया हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये एच है, हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो जैसे डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस ऑन देयर आइज लिखा था, वैसे यहाँ पे हियरिंग लिखेंगे, मतलब
ये हो गया कानों में, ऑडिटोरी हियरिंग में, ठीक है। यूज ऑफ इक्विपमेंट क्या है, हेडफोन्स, कैसेट, और एक होता है हियरिंग एड्स। अब यहाँ पे प्लीज लिख देना हियरिंग एड्स, ठीक है, हियरिंग एड्स लिखोगे जब हियरिंग एड्स लिख देना, ठीक है। और उसके बाद चलो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और इम्पैर्ड और फिजिकल इम्पैर्ड के लिए क्या डिवाइसेस हैं। इसमें क्या लिखे, डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस इन देयर फिजिकल बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में कुछ कुछ रेंज में प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है कि एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर खराब है, या दो पैर खराब है, या दोनों हाथ खराब है, बॉडी का एक साइड खराब है, ऐसा। यूज ऑफ इक्विपमेंट जैसे ब्रेसेस लग सकते हैं, स्लिंग्स लग सकते हैं, वॉकर चलने के लिए सीढ़ी के ऊपर साइड में रखते हैं ना, पकड़ पकड़ के हम लोग चढ़ते हैं, तो वो वॉकर, व्हील चेयर ऐसा हो सकता है। असिस्टिव डिवाइसेस अभी लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए एंड सेरेब्रल पल्सी के लिए। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस ऑफ आईक्यू, दैट इज द लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज। आईक्यू में इंटेलिजेंस क्वेश्चन में लॉस है, तो ये है। डिफरेंट डिग्री ऑफ लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे बच्चों का डेवलप हो रहा है और उसके साथ उसका ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, तो उसको हम सेरेब्रल पल्सी बोलेंगे। अगर वो डेवलप नहीं हुआ मतलब उनके लोकोमोशन, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम रहेगा। अभी इनके लिए इक्विपमेंट दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए इक्विपमेंट सेम है। जैसे हम इनको डेवलप करवाना है तो मेंटल गेम्स देंगे, नंबर गेम्स, देन सिटिंग एड्स मतलब जानते हो, हमारे पास बिठाएंगे। हम लोग क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो इनको दूर बिठाने से ये कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो इनको हम पास बिठाएंगे, ट्राई करेंगे। कैसेट, टेप रिकॉर्डर के थ्रू पढ़ाना, रिकॉर्डिंग करके बार बार रिपीट करके याद रखवाना। बेसिक कुछ टूल्स और कुछ सॉलिड मटेरियल से पढ़ाना। सॉलिड मटेरियल मतलब जैसे कुछ चीज़ों को देख के वो समझ सके उसके थ्रू, ठीक है। अभी इनके लिए जो रोल ऑफ टीचर है वो पढ़ो। रोल ऑफ टीचर क्या क्या है, द टीचर शुड टीच अकॉर्डिंग टू देयर आईक्यू लेवल। इन बच्चों को उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। द सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे फॉर इम्पैर्ड चिल्ड्रन। जो भी इम्पैर्ड है उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा, हमारे पास बिठाएंगे नियर डिस्टेंस में। चिल्ड्रन शुड बी मेड ऑन फ्रंट सीट, मतलब इम्पैर्ड चिल्ड्रन को हम कहाँ पे बिठाएंगे, उनके लिए फ्रंट सीट बनाए जाएंगे अच्छे से और वहाँ पे बिठाए जाएंगे। कंसल्ट विथ पेरेंट्स, टीचर को पेरेंट्स के साथ ही बात करना पड़ेगा, कितने दिनों से प्रॉब्लम है, उनका मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करना पड़ेगा, उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मेडिसिन चल रहा है, कैसे हैंडल करें, वो सब जानना पड़ेगा। शुड मोटिवेट द चिल्ड्रन, इन बच्चों को भी मोटिवेशन लैकिंग होता है, कभी कभी बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, गुस्से वाले, तो इनको कैसे हैंडल करें वो भी सीखना है, इनको मोटिवेट भी करना है। अरेंजमेंट फॉर स्पेशल क्लासेस, इनके लिए रेमेडियल क्लासेस के साथ साथ स्पेशल क्लास और भी रहता है, जैसे इनको खेलते हुए पढ़ाना, बहुत टाइम टेकिंग का काम है, बट एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो बच्चे बहुत मज़े लेके पढ़ते हैं। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या है, स्कूल की तरफ से क्या अरेंजमेंट रहेगा इन बच्चों के लिए। तो ये पॉइंट्स जो बोल रही हूँ ना, ये सेम फॉर ऑल लिखा गया है चार्ट में। फुल्ली कवर्ड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करेंगे बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ताकि इन बच्चों को कभी शॉक ना लगे, ना ही कुछ टॉर्चर हो। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सोचो ये सारे हैंडीकैप बच्चे हैं, अगर इनके लिए 2-3 फ्लोर वाले स्टोरेज वाले जो बिल्डिंग्स होते हैं वो बना दिया जाए तो ये उनको बहुत मुश्किल होगा। तो इनके लिए ना ग्राउंड फ्लोर में ही सब कुछ रखा जाए, ऊपर के फ्लोर में कुछ ना रखा जाए, जैसे इनको चलने में या ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम रहेगा जहाँ पे टीचर्स बैठ के इन बच्चों के लिए सेपरेट ऑडियो रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि बार बार, क्योंकि आप बोलोगे क्या मैम इतना भी तो टाइम नहीं होगा कि हर एक बच्चे को एक टीचर जा जा के पढ़ाए हर दिन एक ही चीज़। हाँ, इसलिए टेप रिकॉर्डिंग का सुविधा रखा जाएगा, रिकॉर्डिंग रूम रखे जाएंगे जहाँ पे बच्चों को हम रिकॉर्डिंग मटेरियल दे सकते हैं रिकॉर्ड करके। सेकंड प्लेयर्स इन रिकॉर्ड नंबर, मतलब यहाँ पे हम उनको जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसा रिकॉर्डिंग्स देंगे। ये लार्ज वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स रहेगा जो कि हर एक सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट और कंसेप्ट को क्लियर करता रहे, ऐसा टीचिंग एड्स रहना चाहिए। वर्कशॉप भी किया जाएगा, जैसे इनके लिए अच्छे अच्छे मटेरियल्स और बन सके, इनको और वैल्यूएबल लगे, ये थोड़ा भी अगर सीख लेते हैं तो बहुत काम में आ जाएगा फ्यूचर के लिए। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विथ नॉर्मल चिल्ड्रन थ्रू करिकुलर एक्टिविटीज़। हम इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ भी मिला के पढ़ाना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है,
को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ होते हैं उसके थ्रू पॉसिबल जल्दी होता है। ठीक है, क्या हम क्लियर पढ़ा, इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़े हो, उसमें रिसोर्स रूम के बारे में कुछ भी नहीं लिखे थे कोई भी क्वेश्चन में। आपका आंसर ना ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर काटे ना। ठीक है, हम तो कुछ भी लिख देंगे, मैंने बोला ना मैं बेस दे रही हूँ, ये बेस के ऊपर आप फाउंडेशन बनाओ। उसके बाद पता है कि एग्जाम हॉल में ना सारा चीज़ याद नहीं रहेगा, 50% तो याद रहेगा ना, इसका 50% भी बहुत अच्छा चीज़ आप लिख के आओगे। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा वास्ट एंड नॉलेजेबल पॉइंट्स को लिखो, इजी वर्ड्स में लिखो, जैसे रिकॉल भी रहे और उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो एसेंशियल रिसोर्स रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स रूम क्या होता है, जहाँ पे सारे टीचिंग मटेरियल रहेंगे इन बच्चों के लिए। पता है 40,000 फॉर ए रूम बाई MHRD। एवरी रिसोर्स रूम के लिए, एक एक रिसोर्स रूम के लिए 40,000 रुपीज़ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो देता है। रिसोर्स रूम एक एसेंशियल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन एजुकेशन के लिए, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं ना हम, तो रिसोर्स प्लस सब्जेक्ट प्लस बच्चों को पढ़ाने के लिए रिसोर्स टीचर एंड प्लस जनरल टीचर, तो इतने प्लस के बाद ये इंटीग्रेशन ही होता है जब सबको मिल के करवाते हैं। ठीक है, इट डजेंट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर चाइल्ड और पर्टिकुलर क्लास। ये कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं है। इट इज़ ए प्लेस फॉर ऑल डिजेबल चिल्ड्रन। ये रिसोर्स रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर तरह का डिजेबल्ड बच्चा आ सके, पढ़ सके। इट इज़ ए रूम प्रोवाइडेड विथ ऑल एसेंशियल इक्विपमेंट। ये ऐसा एक रूम रहेगा जहाँ पे बच्चे के लिए ज़रूरत के सारे सामान रखे जाएंगे पढ़ने के लिए, जैसे कि लर्निंग एड्स रखे जाएंगे, मटेरियल्स जो डिजेबिलिटी वाइज भी चाहिए, जैसे एक अंधे बच्चे को क्या चाहिए, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को क्या चाहिए, एक ऑर्थोपेडिकल और विकलांग बच्चे को, शारीरिक भिन्नक्षम बच्चा को क्या चाहिए, इस सब को सोचते हुए रखा गया। द साइज ऑफ द रिसोर्स रूम मे बी, देखो रिसोर्स रूम का फीट वाइज देखना, 20 फीट इंटू 25 फीट, मतलब ब्रेथ एंड हाइट के ऊपर बोला गया है। चौड़ाई लंबाई सबको देखते हुए, हाइट वेट, वेट तो नहीं, यहाँ पे ब्रेथ है, हाइट है और आपका लेंथ है, तो ये सब, तो उसको देखते हुए यहाँ पे 20 फीट इंटू 25 फीट, तो ये आपका पॉइंट रहा, इसको याद रखना। रिसोर्स रूम शुड बी इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, इलेक्ट्रीफाइड, TRIFID, इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, मतलब करंट सप्लाई प्रॉपर होगा, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होंगे। क्यों इलेक्ट्रीफाइड होगा, जैसे बच्चों को कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाना है, स्मार्ट बोर्ड देना है, बच्चों को टेप रिकॉर्डर देना है, बच्चों को टीवी भी देना है सीखने के लिए, बहुत सारे और भी मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट से ही चलता है, उसके लिए रिसोर्स रूम किसके जिम्मेदारी में रहता है, रिसोर्स टीचर के जिम्मेदारी में रहता है। अब रिसोर्स टीचर का काम क्या है, ये 5 काम होते हैं। पहला तो कंसल्टेशन लाना, रेगुलर टीचर प्रेजेंट रहेगा रिसोर्स टीचर के साथ, सब्जेक्ट टीचर भी रहेगा, हेडमास्टर रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी रहेगा, एक स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट जरूर रहेगा, सोशल वर्कर, पेरेंट्स एंड थेरापिस्ट, ये सब एक साथ मिलके इंटीग्रेटेड होके काम करेंगे, तब इन बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे, ये नॉर्मल नहीं है। मटेरियल प्रिपरेशन में टीचिंग एड्स, एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट मटेरियल, कंसेप्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट कैसे करवाया जाए, अडेप्ट कैसे किया जाए, उसके हिसाब से। टीचर इन द रिसोर्स रूम टीचर रहेगा, जनरल क्लासरूम में भी टीचर जाएगा, काम करेगा। जनरल रिमेडियल टीचिंग में क्या होगा, पहला तो करिकुलम, सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस प्लस करिकुलम लगेगा, प्लस प्लस करिकुलम लगेगा, मतलब नॉर्मल करिकुलम तो रहेगा, उसके साथ जितने भी डिजेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए प्लस करिकुलम का व्यवस्था किया जाता है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, और प्लस करिकुलम के लिए तो है ही, मतलब ये रिकॉर्ड्स में हम मेंशन करेंगे उसका फैमिली बैकग्राउंड, हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ, तो ये डिटेल्स रहा। अब रिसोर्स रूम प्रोवाइडेड एंड पर्टिकुलरली फॉर द स्पेशल सर्विसेज, बहुत सारे स्पेशल सर्विसेज भी देता है अंडर एजुकेशनल प्रोग्राम। अब हम जाते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ एड्स एंड इक्विपमेंट्स पे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं किसके लिए, ताकि आप दो दो करके भी लिख सको। ये क्वेश्चन का मतलब ही है, क्योंकि असिस्टिव डिवाइसेस हैं, सपोर्ट सिस्टम है और नीड्स हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो याद रखना ये टीचर एंड रिसोर्स
रूम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इन बच्चों को कैसे स्कूल के तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से हेल्प किया जा रहा है, उसके बेसिस पे। फॉर VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, ब्रेल, स्लेट, स्टाइलस यूज होगा। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पेपर सीट्स, बोला गया ये सारे पेपर सीट्स वाले हैं, इन विच लेटर एंड नंबर्स आर अरेंज्ड बाय डॉट्स। तो ये जितने भी चीज़ें रहेंगे लिखा रहेगा वो डॉट्स के फॉर्म में रहेगा, जो मैंने आपको विजुअल इम्पेयर्ड में पढ़ाया हुआ है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन टू लर्न लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस। ठीक है, एक बार अगर लेटर, वर्ड, सेंटेंसेस सीख गए, उसके बाद उसको पढ़ने में, सुनने में या फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसके लिए अबाकस क्या है, जो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए होता है। अबाकस ब्रेल इनके लिए डेवलप्ड होगा, जो कि मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होता है। बुलेटिन बोर्ड रहता है, बुलेटिन बोर्ड तो हमारे लिए भी यूज़ होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन, डेली न्यूज़, मैगजीन्स, अनाउंसमेंट वहाँ पे लिखे जाते हैं। इन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन माइक के थ्रू सप्लाई किया जाता है। अप्लाइंसेस क्या क्या यूज़ होते हैं इनके लिए, जैसे इंडस्ट्रियल आर्ट्स सिखाना है तो जैसे पिलर्स कैसे मेकिंग होते हैं, यहाँ पे डबल एल होगा। सॉ हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, काटने के लिए। और हमर का यूज़ कैसे करोगे, ये सब बोला गया। और हार्मर, सॉ, पिलर्स, बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे मटेरियल है भी। टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स तो यूज़ होंगे। अदर टीचिंग एड्स में क्या है, जैसे मोबिलिटी कैन चाहिए, चलने के लिए हमें एक डंडा का सहारा लेना पड़ता है, वो डंडा तो नहीं बोलेंगे, उसको कैन बोलते हैं इंग्लिश में, CAN कैन। यहाँ पे मोबिलिटी कैन, और ब्लाइंड फोल्डो, और मैग्नीफाइंग ग्लास, और ब्रेल मार्कर, टॉकिंग बुक। अभी तो आजकल टॉकिंग बुक्स आ रहे हैं, मतलब बुक का एक एक पेज ओपन करोगे, वहाँ ना एक टेप रिकॉर्डर जैसा सेट होता है, तो बुक का पूरा पेज वाइज इंफॉर्मेशन वो देता है, जैसे यूट्यूब में भी आ रहा है, आप आंखें बंद करके सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुन भी सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए अभी सुविधाएं भी हैं। और उसके साथ आपके गूगल असिस्टेंट्स वगैरह जो अभी यूज़ हो रहा है, जेन्युइनली AI टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आप जैसे बोलते हो ना, हे सीरी, हे अलेक्सा, ऐसा ओपन करो, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो गया। ठीक है। फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है, देखो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए क्या होगा, ये हियरिंग एड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो ऑकोस्टिक बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रो ऑकोस्टिक बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मैग्नेट का भी यूज़ होता है चलने के लिए, डी पर्सन के लिए, जैसे वो साउंड्स को प्रोड्यूस कर सके और बच्चा सुन सके, ऐसा। एग्जाम्पल जैसे रेडियो एड्स, लूप हियरिंग एड्स, एट्सेट्रा। स्पीच ट्रेनर चाहिए जो उनके स्पीच पे काम करे, स्पीच थेरापी दे, जैसे इट्स ए हेयरिंग मॉडल यूज फॉर डीप पर्सन, जो बहरे हैं उनके लिए जेन्युइनली यूज होता हो। द मटेरियल आर टर्निंग फॉक्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे हैं, जैसे इटलर्स हैं, हियर ड्रम होता है, मतलब हॉर्न है, ड्रम है, बेल साइकिल बेल है, मतलब जैसे बेल रिंगिंग समझाया जाता है, कॉलिंग बेल है, जाइलोफोन, व्हिसल्स, इनका साउंड प्रोड्यूस करने के लिए समझाया जाता है। ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एक ना टोन बना सकते हैं, टोन जो साउंड बोलते हैं ना, प्योर साउंड, उसको हम उसके फ्रिक्वेंसी को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और उनका जो हियरिंग लॉस हो चुका है उसको ठीक करने के लिए ये चीज़ का यूज़ करते हैं। फिर आता है सेंसरी ट्रेनिंग एड, जैसे कि डिफरेंट कलरफुल और थ्रेड का यूज़ करके किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज शेप में भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो साइज शेप में समझाया जाता है। जैसे वायोलिन बजाना, वो सब मटेरियल ऑफ डिफरेंट टेस्ट होता है। अदर मटेरियल जैसे रिक्वायर्ड होता है रिसोर्स रूम में, चार्ट, मैप, स्लाइड्स, मॉडल्स, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मैनुअल अल्फ़ाबेट्स, और भी बहुत कुछ, जैसे कि चार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कैसे उनको ईयर डिसेबिलिटी है ये समझाने के लिए। स्लाइड्स ऑन साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के स्लाइड समझना। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में और फिल्म दिखाना, आर्ट एक्टिविटीज़ में कैसे करके आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हो, वैसा। ऑर्थोपेडिकल, जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड है और फिजिकल इम्पेयर्ड है, उनके लिए व्हील चेयर, ब्रेसेस, हैंड रेल्स बोलते हैं, जैसे कि हम पकड़ के चलते हैं, ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं, वो वाला। वॉकिंग बीम, जैसे उनको एक कैन दिए जाएंगे और कैन के थ्रू वो चलेंगे, और वहाँ पे साउंड भी होते हैं। क्रचेस, बैसाखी, हेड कंट्रोलर, अगर किसी पर्सन को हेड पे चोट लगा है तो हेड जैसे फिक्स रहे उसके लिए हेड कंट्रोलर देते हैं। स्पेशली डिवाइस चेयर भी होता है, चेयर टेबल भी आता है, आजकल के टाइम पे ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स भी हैं। आर्टिफिशियल लिम्स,
एडाप्टेड वेसल्स एंड स्पून्स, जैसे कि उनको उनके हाथ में अगर पकड़ा दो तो वो जैसे हाथ मूवमेंट करवाना और खाना जैसे वो चख सके, उसके लिए भी वेसल स्पून्स बहुत सारे आ गए। फिजियोथेरेपी तो इनको दिया जाएगा। मेंटली जो रिटार्डेड हैं और लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंसर्स के थ्रू कैसे पढ़े, कैसे लेटर को रिकॉग्नाइज करें, कैसे चीज़ों को वर्बलाइज करें और बोले, उसके लिए ध्यान देना। पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाना, हॉराइजेंटल लाइंस कैसे खींचे, जिगजैग लाइंस कैसे खींचे, अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेज में, वो सब राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। वेरियस कलर वूल्स का यूज़ करना, कलर स्ट्रिप का यूज़ करना, कलरफुल मटेरियल का यूज़ करना, जैसे उसके थ्रू पढ़ सके, कलर कंसेप्ट उनका क्लियर हो। स्मॉल बिग साइज पिक्चर्स, स्टिक्स, मार्बल्स, अबाकस, बीड्स, मॉडल्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सम अदर वोकेशनल स्किल्स जो यूज होता है इन बच्चों के लिए, उनके बेटर ट्रेनिंग के लिए। सो